वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बड़े तल्ख सवाल हमारी ऑडियंस की तरफ से हैं। मैं मुस्तन साहब के बाद आपके पास आऊँगी क्योंकि हैदराबाद साहब और बुज़िंजो साहब आप डायरेक्टली अंडर फायर हैं। मुस्तन साहब, हम आइडियोलॉजिकल क्राइसिस में रहे हैं, हम और तरह की बहसों में उलझे रहे हैं और पाकिस्तान का ये हाल हो गया। क्यों हम अब तक ये फैसला नहीं कर पाए कि हमारी असल आइडियोलॉजी क्या है? आइडियोलॉजी की बात नहीं है। आइडियोलॉजी तो उस वक्त होती है जब कुछ बनाना हो उससे। बम बनाना है, एटॉमिक बम बनाना है तो उसका एक नज़रिया होता है कि इस तरह बनेगा। पाकिस्तान बन गया, अब आइडियोलॉजी का मसला नहीं है। असल मसला ये है, मुसलमान सभी हैं, 99% से ज़्यादा लोग मुसलमान हैं। ये भी मसला नहीं है क्योंकि मुसलमान है या नहीं है, ये तो पैदा किए जाते हैं, कौन करता है सबको पता है। खैर, उसके साथ अब मसला और है, हमें सर्वाइव कैसे करना है। आइडियोलॉजी के मसले का आप सर्वाइव करने की बात करें कि क्या हम सर्वाइव कर सकेंगे, क्या ये रियासत, क्या ये लोग या क्या ज़िंदा रह सकेंगे। आप कहते हैं कि अब पार्लियामेंट जुलूस निकाल ले, बाहर निकल जाए, छोड़ दे, क्या ये मसले का हल है? मेरे एक भाई ने कहा कि फिर पार्लियामेंट भी तो आती रही है, उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया। मैं एक छोटी सी मिसाल फिर तारीख़ से देता हूँ कि ख्वाजा नाज़मुद्दीन के बारे में एक जुलूस निकले, तारीख़ की किताबों से ही पता लगता है, इतने जुलूस निकले और उसे कहा कि वो मोटा है बहुत, सारी गंदुम वो खा गया, गंदुम का कहत हो गया था। क्योंकि उसके बाद अमेरिका ने गंदुम भेजनी थी, यहाँ कहत हो गया। किस लिए? उस पंजाब में कहत हो गया गंदुम का जो सारे हिंदुस्तान को खिलाता था, और 3 साल बाद हो गया, 4 साल बाद हो गया। क्यों हुआ? कि वो सारी स्मगल हो गई, उधर से अमेरिका के हाथ मिलाए हुए, पाकिस्तान और अमेरिका का हाथ मिलाया हुआ दोस्ती का, और वो आपस में कर रहे हैं। और नाज़मुद्दीन को इस तरह बदनाम करके निकाल दिया गया। गलती क्या थी? तब फ़ौज हुक्मरान नहीं थी, जर्नैल हुक्मरान नहीं थे। गलती ये थी कि नाज़मुद्दीन ने कहा कि हमें पैसों की ज़रूरत है, फ़ौज का बजट कट कर दिया था, और यही आज तक होता आया है। आप कहते हैं कि बाहर निकल के मैं निकलता हूं, नहीं बजा सकते तो बाकी अवाम क्या बजाएगी? एक हमारा दुनिया में, मुझे बता दें, मैं फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, नेशनल फ़ौज होनी चाहिए, हमें ज़रूरत है, हर मुल्क को ज़रूरत है। मैं ताले आज़मा लोगों के ख़िलाफ़ और जो कि सब उसमें से हैं। और क्या हुआ? नाज़मुद्दीन को निकाल दिया गया, और उसके बाद आज तक क्या होता आया है? कोई फौज कभी भी, हमारे फौजी जर्नैल या फौज का साया हटा ही नहीं पॉलिटिशियन से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। असल बात यह है, असल अब आइडियोलॉजी की बात नहीं है, आइडियोलॉजी को बिल्कुल छोड़ दें, वो हम सब तैयार हैं। नहीं, फिर वही बात जो मेरे भाई ने की, मसलियत पसंदी की। हैदराबाद साहब के मसलियत पसंद तो रहे ना हमारे सियासतदान भी कहीं ना कहीं, जो कि ताले आजमाओं के साथ कहीं ना कहीं रहे। जहां तक मेरी जमात की बात है, और मेरे भाई ने क्योंकि मेरी जमात को स्पेसिफिकली कहा, सच सुनेंगे क्योंकि उन भाई ने भी कहा था, यहां आज जो हम इस कुर्सी पे बैठे हैं ना, और जो टीवी पे आते हैं, इसकी बड़ी भारी कीमत चुकाई है हमने। इनको पता ही नहीं है, ये नस्ल क्योंकि जवान हुई है बहुत बाद में, इसको पता ही नहीं है कि रियासती जबर होता क्या है। इसको पता ही नहीं है कि जब घरों पर छापे पड़ते हैं और रेंजर्स आके छापे मारती है तो किस तरह मारती हुई ले जाती है। इनको इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि जब सरकारी टॉर्चर सेलों में सियासी कारकुनों पर तशद्दुद होता है तो उसकी सूरत हाल क्या होती है। इनको इस बात का पता ही नहीं है कि रियासत की बंदूक से निकलने वाली गोली कितनी बेरहम है। हमें पता है, हमने ये रियासती जबर पाकिस्तान में 10 बरस से ज्यादा सहा है। इनको आधा सच बताया गया है। यही कहा गया ना कि एमक्यूएम बोरी बंद लाशें हैं, यही कहा गया ना कि एमक्यूएम दहशतगर्द है, यही कहा गया ना कि एमक्यूएम भत्ताखोर है। इनसे पूछें कि ये आज अगर इस पाकिस्तान के देने के लिए अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास इकोनॉमिक विजन है तो वो सिर्फ एमक्यूएम क्यों है। आज अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास मिडिल क्लास लीडरशिप है, जिसके एमपीएस और एमएनएस मोटरसाइकिलों पर जाते हैं असेंबलीज या लिफ्ट मांगकर असेंबली जाते हैं, तो वो एमक्यूएम क्यों है। यहां अगर आज हम बैठे हैं तो लेट मी अश्योर यू माय फ्रेंड that we have earned this position and we are the only people who have earned this position. Otherwise the rest of the people who are sitting in the assembly, they are the beneficiaries of the wealth of the people of Pakistan, which has been grabbed by their ancestors, fathers and forefathers, believe you me. मैं इंतहाई सच्चाई से बताना चाहता हूं। और दूसरी बात, यकीन मानिए, जब आप मसलहत कोशी की बात करते हैं कि मसलहत कोश हुए, सीधी सीधी बात यह है कि एमक्यूएम
وہ واحد جماعت تھی جس نے 2001 میں پرویز مشرف کے ہونے والے ریفرنڈم کو بائیکاٹ کیا تھا۔ ایم کیو ایم وہ واحد جماعت تھی جس نے 2001 میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کو بائیکاٹ کیا تھا، اور جس کے نتیجے میں جماعت اسلامی جیسی چھوٹی جماعت 4% ووٹ لے کر کراچی کا ناظم لے کر آئی تھی، اس لیے کہ مشرف کے دور میں ہونے والا وہ ریفرنڈم اور وہ الیکشن غیر آئینی تھا۔ جب اس سپریم کورٹ نے مشرف کو یہ اختیار دیا کہ ہاں تمہیں کانسٹیٹیوشن میں بھی اختیار ہے کہ تم جو چاہو امینڈمنٹ کرو اور ہم تمہیں صدر پاکستان تسلیم کرتے ہیں، اس کے بعد مشرف صاحب چیف ایگزیکٹو آف پاکستان سے صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان بنے۔ آج میری جماعت کو تو اکیوز کیا جاتا ہے، ان جماعتوں کو کوئی کیوں نہیں پوچھتا کہ جنہوں نے مشرف صاحب کے نفس ریفرنڈم میں ووٹ ڈالے بلکہ ان کے 2001 کے انتخابات میں بھی ناظم بنانے، کس جماعت کے ناظم نہیں تھے سوائے ایم کیو ایم کے؟ چاہے مسلم لیگ نون ہو، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو، چاہے پی ایم ایل کیو ہو، کون سی جماعت تھی جس کے ناظم نہیں تھے اس غیر آئینی الیکشن میں سوائے ایم کیو ایم کے؟ اکیوز کرنا بہت آسان ہے، آدھی انفارمیشن ہے نوجوانوں کے پاس، بالکل یہ دکھے دل کی داستان ہے۔ بالکل ہم سے پوچھیں، میں ایگری کرتی ہوں، somehow میں چونکہ اس پروگرام کے بعد اس نوجوان کو وہ تشدد کے نشانات دکھاؤں گا جو میرے جسم پر آج بھی اس دور کی یادگار ہیں۔ سیاستدانوں نے بہت قربانیاں دی، بالکل سیاستدانوں نے بہت قربانیاں دی، بالکل بلا شبہ فوج نے بھی بہت دی ہے، لیکن تالے آزماؤں سے پوچھے کوئی کیوں نہیں پوچھتا؟ یہ میرے بھائی دوبارہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، ایک بات ہم صرف ٹاپک پہ رہنا چاہتے ہیں۔ میں دیکھیں سچ پہ رہنے کی میں بات کروں گا۔ پی ایل ڈی 2000 سپریم کورٹ 839 جس میں مشرف کو کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کی اجازت دی گئی تھی وہ 2000 میں آ چکی تھی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد انہوں نے پھر بائیکاٹ کیا تھا اور اس کے بعد بھی اس کے ساتھ رہے۔ میں پھر یہی کہوں گا کہ خدا را سچ بولیں۔ آپ ان کی پولیٹیکل سٹرگل بہت زیادہ پولیٹیکل، اچھا میرا ٹاپک بالکل غلط کہہ رہے ہیں یہ۔ مشرف کو سپریم کورٹ نے 2002 میں صدر پاکستان تسلیم کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ غلط بات کر رہے ہیں۔ ہم ٹاپک پہ بولنا چاہ رہے ہیں۔ 2002 میں صدر پاکستان تسلیم کیا ہے مسلم صاحب، سیاستدانوں نے قربانیاں دی ہیں، بھلے وہ 2002 میں بھلے وہ ایم کے ایم ہو، این پی ہو، پیپلز پارٹی ہو، نیشنل پارٹی ہو۔ اچھا اوکے میرے ٹاپک پہ پلیز فوکس کریں ٹاپک کے اوپر۔ جی واپس بات یہ ہے کہ ہم ایک سیریس بات کرنے، ریٹنگ کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آپ بھی اور میں بھی کہ مجھے نہیں سنیں گے لوگ، اس کے باوجود وہ سیریس باتیں کرنا چاہ رہے ہیں جس سے کوئی فائدہ ہو، جسے بھائی نے کہا کہ ہم لیکچر سننے نہیں آئے۔ سارا الزام تو سیاستدانوں پہ لگا دیتے ہیں نا۔ اصل بات مسلم صاحب سچ تو یہ بھی ہے، اصل بات وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اصل بات اب سارا الزام ظاہرہ فوج پہ بھی ایز سچ لگایا تو جا سکتا ہے، لیکن اس طرف بات یہ ہے کہ واقعی فوج نے کیا کہ اب فوج کے جو 30% فوج کے کبھی دنیا میں کسی فوج نے کاروبار بھی کیا ہے؟ کوئی بتائیں، کوئی بندہ یہاں سے اٹھ کے بتائے۔ فوج کاروبار کرتی ہے اور اس کے بعد اس کا پینشن میں ملنا چاہیے نا وہ پیسہ۔ آپ کو پتہ ہے بجٹ میں پینشن جو ہے فوج کی وہ سول دیتی ہے، سول گورنمنٹ۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے بیٹ مین کے پیسے سول گورنمنٹ دیتی ہے، اس لیے تاکہ یہ نہ پتہ چلے کہ ان کا بجٹ کتنا زیادہ ہے۔ وہ بھی تو ہمارے شہری ہیں نا، اس ریاست کے شہری ہیں۔ نہیں، ہمارے شہری ہیں، لیکن ہر بندے کو، جیسے ایک بھائی نے پہلے بات کی تھی کہ کوئی کسی کے کام میں انکلوڈ نہ کرے تو سب معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، خواہ وہ عدالت ہو، خواہ وہ ایگزیکٹو ہو اور خواہ وہ فوج ہو۔ بہت بہتر۔ اچھا یہاں پہ جی، ہمیں برداشت کی قوت بہت ہی کم ہے۔ ابھی حیدر صاحب جو ہے نا بھائی جو ہے وہ ایم این اے ہیں، جس طرح وہ جذباتی ہو گئے، ہم سب جو ہے نا ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنا پڑے گا کہ ان کیا کہہ رہے ہیں۔ اب جو وکلاء ہیں، اگر وکلاء کو انصاف کی بات وکلاء کر رہے ہیں تو مجھے وہ اپنے جج سے پوچھ کے بتائیں کہ 12 مئی کو جو آپ کے لیے 47 لاشیں کراچی میں گرا دی گئیں، کیا آپ نے ان سے پوچھا ہے؟ آپ کے بھائی ٹائم آپ کی بات پہنچ گئی۔ بزنجو صاحب، ہم ویلفیئر سٹیٹ پتہ نہیں بن پائیں گے، نہیں بن پائیں گے، کیا کرنا چاہیے؟ آپ کا تو چھوٹے صوبے سے تعلق ہے، حیدر بھائی کا بھی چھوٹے صوبے سے تعلق ہے، کیا کرنا چاہیے؟ وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، اس میں جیسے دوست نے کہا کہ جی آپ کے پارلیمنٹ کیا کرتی ہے، پارلیمنٹ آزاد ہے یا نہیں ہے، جیسے میں نے کہا نہیں۔ مسئلہ آپ این آر او کو لے لیں، کتنے لوگ ہیں جو آصف زرداری کا نام لے کے گالیاں دینا شروع کر دیتے؟ بالکل کرتے، سارے سیاستدانوں کو گالی دینا تو بہت آسان ہے۔
कोई भी सियासी मेरी बात जमात सुनिए। बिल्कुल सही। एक ठीक। मिनट, आप अब बात करने दें। कितने लोग हैं एनआरओ के नाम से बेनजीर को बुरा भला करना शुरू कर देते हैं? एनआरओ किसने कराया? इनमें से कोई नाम ले ले, पार्लियामेंट में खड़े होकर कोई नाम ले ले, एनआरओ किसने कराया? नहीं नहीं, मुशर्रफ के साथ कौन था? मगर उसका नाम हमारे माशरे में लेने को कोई तैयार नहीं है। क्यों? अब मेरी बात सुनो। बस तो फिर जो सुनता है उसी को सुना। मेरी बात सुनो ना। ओके, हम लेक्चर नहीं देने, फिर हम आपको उस हकीकत बताना है। देखिए, उनकी बात आज भी, हम फौज के मुराद हमारा वो गरीब सिपाही नहीं है जो 2000 रुपये में मरता है। जब हम फौज का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, वो जनरल्स एंड ऑफिसर्स हैं जो हकीकत में इस मुल्क को का चुके हैं। अब चंद लोग हैं, पूरी फौज नहीं है, चंद लोग होते हैं। नहीं, चंद लोग हैं। अब सवाल ये है कि बार बार पूछ रहे थे कि हमें करना क्या चाहिए, करें क्या? देखिए, जब तक आप सिक्योरिटी स्टेट से नहीं निकलेंगे, आपकी ये जो बड़ी बड़ी जमायतें, अगर ये अब उठ खड़ी नहीं होंगी, स्टैंड नहीं लेंगी, ठीक, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, एमक्यूएम, ये जमायतें अब उठ के इनको खड़ा होना रहेगा कि अब पाकिस्तान को हम सिक्योरिटी स्टेट नहीं बनने देंगे, अब पाकिस्तान वेलफेयर स्टेट बनेगा। जब तक ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं उठेंगी और आप फौज को इस बात पे कन्विंस नहीं करेंगे, आप इसको इस बात पे मजबूर नहीं करेंगे कि वो सिक्योरिटी स्टेट से आपकी वेलफेयर स्टेट पे आ जाए। और इसके साथ दो बातें बहुत अहम है कि दो चीजों से जब तक पाकिस्तान नहीं निकला है, वो सिक्योरिटी स्टेट से नहीं निकलेगा। जब तक आप इस अफगान डेप्थ से नहीं निकलेंगे, जब तक आप अफगान स्ट्रेटेजिक डेप्थ से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक आप इंडिया से फ्रेंडशिप की बात नहीं करेंगे, इसी चक्कर में आज वही सिक्योरिटी स्टेट जो है वो सिक्योरिटी लैब्स की शक्ल में आपको वहां नजर आया। ये तो ना करने वाली बातें हुई ना। इन्हीं जमातों को करना है ना, कौन करेगा इसको? ये वो जमातें जो करोड़ों लोग उनके पीछे, वही करेंगे ना। हैदर अब्बास साहब, फाइनल वर्ड्स आपके, क्या मैं नहीं समझता कि इस तरह कोई तब्दीली आनी है। ये बात एक अमरे मुसल्लमा है कि जो ममालिक जमहूरियतों को, सो कॉल्ड जमहूरियतों पर मबनी होते हैं, वहां पर पार्लियामेंट ही को फैसला करना होता है कि इस मुल्क में कौन सा निज़ाम आएगा। और वो पार्लियामेंट बनती है अवाम के वोटों से। वो पार्लियामेंट मुअल्लक नहीं होती, वो पार्लियामेंट अवाम के वोटों से बनती है। ठीक, अगर आप अपनी पार्लियामेंट से तब्दीली चाहते हैं तो आपको पार्लियामेंट तब्दील करनी होगी। आपको वोट डालते वक्त ये सोचना पड़ेगा कि आप किसको वोट कर रहे हैं, या तो उन्हीं बड़े बड़े नामों को, क्योंकि हमारी आवाम का अलमिया यह भी है कि जो लैंड क्रूजर से ना उतरे, जिसके डेरेदारी ना हो, जो देगे ना चढ़ाए, उसको लीडर नहीं मानते। मोटरसाइकिल पर चलने वाला लीडर, उसके तो साफ जवाब दिया, ओ इसने खोलते अपने दाने कोई नहीं, वो साढ़े ली की करना है इसको। तो उससे बड़ा सीधा जवाब, अगर आप पार्लियामेंट में चेंज चाहते हैं तो आपको वोट डालते वक्त ये सोचना होगा कि आप अपना रिप्रेजेंटेटिव किसे चुन रहे हैं और वो पार्लियामेंट में जाके क्या करेगा। अगर आप वोट करते वक्त नहीं सोचेंगे तो वो लॉ मेकिंग करते वक्त आपके लिए नहीं सोचेगा। वेरी सिंपल। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच नाजरीन। स्वीडन ने और नीदरलैंड जैसे ममालिक ने जब ये सोचा कि वो वेलफेयर स्टेट बनेंगे तो उनकी शरह नमू जो थी वो बहुत कम थी और वो बढ़ गई। डेनमार्क ने भी इसी तरह से, नॉर्वे ने, और जो कि हैदर अब्बास साहब ने अपनी गुफ्तगू में बात की उसकी, उनमें वाज़ेह फ़र्क हुआ और उन्होंने तरक्की की मनाजिल तय की। अगर वेलफेयर स्टेट बनना है तो पाकिस्तान के अवाम को भी सोचना होगा। अगर वेलफेयर स्टेट बनना है तो चैलेंज करना होगा उन तमाम कुव्वतों को, उन तमाम ताकतों को जो कि पाकिस्तान को वेलफेयर स्टेट बनने में हायल हैं। ऐसा मुमकिन है, फैसला आपका।